हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को फोकस करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि अभी कुछ महीनों पहले रिलायंस से डीमर्जर होकर बनी थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक हमें मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है? तो बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि कंपनी किस बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग कर रही है और उस बिजनेस सेगमेंट में करंटली क्या स्कोप है आने वाले समय में ग्रोथ का। क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो बिजनेस आने वाले समय में ग्रो करता है तो ही आपका अपना स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रही है जो आने वाले 5 से 10 साल में ऑब्सोलीट हो जाएंगे, तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये बेसिकली एक एनबीएफसी काइंड कंपनी है और इंडिया में फाइनेंशियल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सेगमेंट में ग्रोथ का स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो करंटली जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अभी फाइनेंस या फाइनेंशियल सर्विसेज को कम्प्लीटली समझते हैं। तो ये जो एनबीएफसी या बैंक्स हैं, इन बैंक्स और एनबीएफसी का बहुत बड़ा योगदान होता है आने वाले समय के लिए इकोनॉमी में ग्रोथ का। तो ऐसे में जो भी कंपनी एनबीएफसी से बिलोंग करती है या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उन कंपनियों में इकोनॉमी ग्रो होने के साथ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है ये बेसिकली एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है और इनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ पे देखे तो जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, जियो फाइनेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट सोल्यूशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। तो ये जो कंपनीज आप देख रहे हैं ये सभी की सभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंडर में आती है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की जो ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट है उसमें फाइनेंसिंग से लेके लीजिंग तक बिजनेस आते देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ ही साथ रिसेंटली इन्होंने कोलैबोरेट किया है या ज्वाइंट वेंचर्स किया है ब्लैक रॉक के साथ। यहाँ पे हमें एएमसी कंपनी भी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, जेएफएसएल यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और इसके साथ यहाँ पर अराउंड 23% एसबीआई के पार्टनरशिप के साथ हमें जियो पेमेंट्स बैंक भी देखने को मिलेगा। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है उसके अराउंड हमें बिजनेस करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले टाइम में। और इसके साथ ही साथ लैंडिंग के तहत स्मॉल बिजनेस को लोन्स देने के साथ साथ ऑटो लोन्स, होम लोन्स, लॉन्ग अगेंस्ट शेयर भी प्रोवाइड करेंगे आने वाले समय में। इंश्योरेंस ब्रोकिंग फील्ड में भी यहाँ पे आपको बिजनेस देखने को मिलेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। तो कोई भी कंपनी किसी भी बिजनेस सेगमेंट में उसे ग्रो करना होता है तो उसे एक अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर करना होता है और साथ ही साथ उसके पास एक ब्रांड वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पे जेएफएसएल के पास ऑलरेडी रिलायंस की ब्रांड वैल्यू है ही, साथ ही साथ ये एनबीएफसी सेक्टर में एक वेल डिफाइंड ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेगमेंट में ऑलरेडी स्टेब्लिश पार्टनरशिप विद 24 इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेगमेंट में भी जेएफएसएल देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तो ये तो हमने देख लिया कि ये फ्यूचर में कौन से बिजनेस और करने वाली है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये क्या प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी या नहीं। कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है और उसके हाई फाई प्लान्स हैं तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की हो जाता है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2,25,668 करोड़ रुपए का है, पीई रेशियो 590.03 का और पीबी 9.23 का है, बुक वैल्यू 38.46 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1234% का है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा मौजूद नहीं है। स्टॉक का आरओई 0.31% और आरओसी 0.37% का है। तो फंडामेंटल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं कंपनी के, पर इनके बिजनेस सेगमेंट में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में 47.12% स्टेक मौजूद है, एफआईआई के पास में 19.43% और डीआईआई के पास में 12.68% का स्टेक मौजूद है। बाकी का 20.78% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो किसी भी स्टॉक्स में अगर 40 से 50% से ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग्स है
और FII और DII की होल्डिंग भी 15 से 20% है या उससे ज़्यादा की है। ऐसे स्टॉक्स में बिना किसी फाइनेंशियल एनालिसिस के इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, पर जिन स्टॉक्स में FII और DII की होल्डिंग्स ज़्यादा होती है वो स्टॉक्स जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कंपनी के फंडामेंटल क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है और आने वाले समय के लिए क्या ग्रोथ स्कोप है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।